हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं जी हमारे यूजीसी के कुछ नए रेगुलेशंस हैं, ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशंस 2025। और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर। और ये वाली जो हमारी रेगुलेशंस हैं कुछ इसी चीज से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपकी यूजीसी की मिनिमम क्वालिफिकेशन बताती हैं अपॉइंटमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। 2025 की ये रेगुलेशंस है। बता दूं ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस है, ये भी फाइनल नहीं है, ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस है और इन्हीं के बेसिस पे फाइनल रेगुलेशंस भी तैयार की जाएंगी। और अभी कुछ आपने हो सकता है सुना भी हो कि शायद अब नेट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा सही भी है और थोड़ा सा गलत भी है। तो एग्जैक्टली क्या कहानी है सारी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के सेशन के अंदर। तो आइए जानते हैं इन रेगुलेशंस के बारे में। तो अभी रिसेंटली रिलीज किया यूजीसी ने, और अगर आप देखेंगे ये वाली जो आपकी रेगुलेशंस है कहां कहां पे अप्लाई होने वाली है, सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर, चाहे वो सेंट्रल वाली हैं, स्टेट वाली हैं, सभी के ऊपर, सभी आपके जो कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, सभी के ऊपर, हर एक इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी के दायरे में आ जाता है ना, सब पे ये रेगुलेशंस आपकी कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगी। ये रेगुलेशंस के अंदर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया हुआ है, एक्सपीरियंस बताया हुआ है, अकम्पलिशमेंट बताया हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन। आपकी अपॉइंटमेंट और आपकी प्रमोशन को लेकर एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और इसके अलावा कुछ और भी चीजें जो अपने लिए रेलिवेंट नहीं है। एंड इन रेगुलेशंस को आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आप मेन मुद्दे पे आएंगे, मेन चीज पे आएंगे कि सर आप बताइए कि हमारे पास यहाँ पे हमारे लिए क्या बातें रेलिवेंट है। देखो यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस बताई गई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सब पढ़ के। इन्होंने लिखा कि आपकी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो मेरिट के बेसिस पे होगी और उसके लिए ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट यहाँ पे निकाली जाएगी। तो ऑल ओवर इंडिया नेशनल बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। हो सकता है उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह भी ये कंडक्ट करे। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है। एंड इसके साथ साथ कुछ और नई बातें भी बता रखी है, जैसे आपको बता रखा है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ा था बट उसमें आपने बाद में पीएचडी कर ली, तो उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं। और इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में आप नेट क्वालिफाई करके उसके भी प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ऐसी कुछ नई नई चीजें आपको बता रखी है कि अगर आप किसी और फील्ड में जाकर पढ़ाना चाहते हैं तो उसका भी नेट क्लियर करके आप, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हो। एंड अगर इसी में हम आगे बढ़ते हैं जी, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि पीएचडी डिग्री जो है वो प्रमोशन के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रहेगी। देखो इनिशियली आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, डायरेक्ट भर्ती हो रही है, उसमें तो पीएचडी डिग्री की कोई कंपल्शन नहीं है। बट अगर आप इस प्रोफेशन में ग्रो करना चाहते हो तो फिर पीएचडी डिग्री कहीं ना कहीं आपको ले लेना चाहिए। अदरवाइज आप, हो सकता है एंट्री तो मार लो, एक बार एंटर तो कर जाओ किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज को, बट उसी पोजीशन पे लटके रह जाओगे अगर आपने पीएचडी नहीं किया हुआ है। तो ऐसा भी इन्होंने बताया कि प्रमोशन के लिए आपको यहाँ पे पीएचडी डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऐसा भी लिखा हुआ है। जो लोग सोचते हैं कि पीएचडी का कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है जी, पीएचडी डिग्री आपको आपके कैरियर में आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा देखो जी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे आ गए हम। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अकम्पलिशमेंट फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एटसेट्रा। कॉमर्स आ गया जी, इसके अंदर आपका कॉमर्स आ गया, मैनेजमेंट आ गया। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो यहां पे आपकी मिनिमम क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, आइए उसे देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। देखो मैं आपको कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं करा रहा हूं, मैं आपको कोई, ऐसा नहीं है कोई न्यूज़पेपर की वेबसाइट से दिखा रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्टली जो रेगुलेशंस है उन पे लेकर गया हूं और वहीं से आपको दिखा रहा हूं कि क्या चीजें इनके अंदर लिखी हुई हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब आप देखिए यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या लिखा हुआ है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट 75% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद 55% मार्क्स एंड अ पीएचडी डिग्री। या तो आपके पास यूजी में 75% हो या पीजी में 55% हो, साथ में पीएचडी की डिग्री हो, तो नेट फिर हो सकता है आपको नहीं चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर ऐसा केस नहीं है, अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर आपको यहां पे नेट की रिक्वायरमेंट भी होगी। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं है तो उस केस में बोला गया कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% और साथ में आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट क्वालिफाइड नहीं है
तो स्टेट का सेट या फिर स्लेट का जो एग्जामिनेशन होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और एक और चीज है, इसको लेकर जो है ना मेन कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि यहां पे लिखा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। यहां पे कोई नेट की बात नहीं कही हुई, और इसी चीज से ना थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज हो चुका है कि नेट चाहिए या नहीं चाहिए। देखो और लगा हुआ है तीनों के बीच में, तो और का मतलब है कि तीनों में से कोई भी कंडीशन आप पूरी कर दो, या तो पहली वाली या दूसरी वाली या तीसरी वाली। सर तीसरी वाली तो बहुत बढ़िया, इसके अंदर लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए, तो ये तो मेरे हैं, पर मेरा नेट क्लियर नहीं है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूं। बट ध्यान से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एनसीआरएफ लेवल 7, एनसीआरएफ लेवल 7 नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का लेवल 7, फॉर एग्जांपल एमई या एमटेक, ये आपके इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं ना एमटेक वाले, वो सब चीजें आ रही है इसके अंदर। यानी कि अगर हम बात करें इंजीनियरिंग वाली स्ट्रीम्स की, तो वहां पे ये वाली चीज वैलिड होगी। वहां पे उनका जो मास्टर्स डिग्री होता है वो होता है एनसीआरएफ लेवल 7, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 4 साल बैचलर में लगाए होते हैं, 2 साल मास्टर में लगाए होते हैं, तो ये आपका एनसीआरएफ लेवल 7 में कवर हो जाता है। और अगर आपके 55% है उस केस में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी मास्टर्स में, तो यस यू आर डायरेक्टली एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको नेट नहीं चाहिए। बट हमारे केस में अगर मैं बात करूं एमकॉम या एमबीए की, तो उस केस में हमारा जो मास्टर्स का डिग्री है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है, वो इस एनसीआरएफ लेवल 7 में फॉल नहीं करता, वो इससे नीचे रहता है, क्योंकि हमारा 3 साल का ग्रेजुएशन रहता है और 2 साल का मास्टर्स रहता है। तो इसीलिए आप इस वाले थर्ड में कवर अप नहीं हो पाओगे, आप एनसीआरएफ लेवल 7 में नहीं आ पाओगे। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात केवल उन्हीं के लिए कर रखी है जो आपके इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है जी, जो एमटेक एमई वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए जिनका डिग्री एनसीआरएफ लेवल 7 के साथ कंप्लाई करता है, तो उनके लिए ये चीज वैलिड है। इन जनरल आपके लिए ये चीज वैलिड नहीं है। आपको या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ पीएचडी लेना पड़ेगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ आपको यूजीसी नेट या सेट का एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, तभी प्यारे दोस्तों आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहां पे बन पाओगे। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी ये रेगुलेशंस को आप और डिटेल में पढ़ेंगे, तो एसोसिएट प्रोफेसर बनने का क्राइटेरिया भी बता रखा है। फिलहाल ये बात की बात है, पहले तो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर बनने का क्राइटेरिया भी बता रखा है, और कुछ और भी चीजें इसके अंदर बता रखी है जी। आप स्क्रॉल करेंगे, ये पूरी रेगुलेशंस आपको यूजीसी की साइट पे, आप गूगल पे जाएंगे वहां पे भी मिल जाएंगी। आप गूगल पे डालिएगा कि यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2025, तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, उस पर भी आपको लेकर चलता हूं। देखो आप में से काफी सारे लोग हैं जो एडहॉक बेसिस पे या फिर कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जिनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, यानी कि जिनको भी परमानेंट पोस्ट तो नहीं मिल रही है, बट किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन खाली थी तो उस पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट कर लिया गया। तो उसको लेकर भी कुछ बातें यहाँ पे बता रखी है। तो बताया गया कि जो भी आपकी वेकेंट फैकल्टी पोजीशंस हैं, आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उस पे फैकल्टी को अपॉइंट कर सकते हो, किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया मैक्सिमम पीरियड रहेगा 6 महीने का, बट आप इसे बढ़ा भी सकते हो, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ये आप जो है रिन्यू कर सकते हो, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू कर सकते हो। बट साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर है ये सेम रहना चाहिए जो आप रेगुलर अपॉइंटेड टीचर के लिए फॉलो करते हो। और साथ ही साथ बहुत मजे की बात है कि जो एम्यूल्यूमेंट्स दिए जाएंगे, जो आपको पैसे मिलेंगे, जो सैलरी वगैरह मिलेगी, वो भी लिखा गया इट शुड नॉट बी लेस देन मंथली ग्रॉस सैलरी ऑफ अ रेगुलरली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसके जैसी सैलरी आपको मिलनी चाहिए, अगर आप उसकी वाली पूरी क्वालिफिकेशंस रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ थोड़े से पैसों में रख लिया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्यादा पैसे ले रहा है और आपको थोड़े से पैसों में रख लिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई विश कि ये चीज जो है ये लेटर और स्पिरिट दोनों में फॉलो हो तो मजा आ जाएगा। काफी सारे लोग हैं जो काफी कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे काफी फायदा इस चीज का मिल सकता है अगर ये रेगुलेशंस एक्चुअल में अप्लाई हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करने चाहिए थे, कुछ मिसकंसेप्शंस आ रहे थे दिमाग में, तो उम्मीद करता हूँ वो इस वीडियो से थोड़े से दूर हुए होंगे। और उम्मीद करता हूँ ये जो आपकी रेगुलेशंस हैं ये राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगी हमारे टीचिंग प्रोफेशन को, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स को, एंड इससे आपकी जो जॉब्स है घटेंगी नहीं बढ़ेंगी ही, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ जी। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।
टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।